पहले जो मेंडल्स के लॉ हैं उसको कोई मुझे अगर एक्सप्लेन कर दे तो फिर हम लोग आगे चलें। सर, जो फर्स्ट लॉ था, मतलब वो जो हम्म। डोमिनेंस वाला लॉ था, उसमें मतलब ये था कि जैसे कोई एक फैक्टर है, मतलब उसके दो एलील है, तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो जो फर्स्ट मतलब जो डोमिनेंट एलील ही रहेगा वही अपने आप को शो करेगा, और जो रिसेसिव रहेगा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को दबा दिया जाएगा, मतलब डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा। हम्म। और जो सेकंड लॉ था, वो पृथक, उसमें ये था कि मतलब जो कोई भी, सर हिंदी में बताऊं? हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर मतलब कोई भी जो संकरण हो रहा है, मतलब कोई भी संकर की प्रक्रिया हो रही है, कोई भी क्रॉस हो रहा है, तो उसमें जो दो एलील रहेंगे, वो जब संकर होगा उस टाइम एक दूसरे से अलग होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेंगे, लेकिन बाद में जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, फिर वो रैंडम फिर से जोड़े बना सकते हैं। मतलब पहले वो क्रॉस के पहले वो अलग हो के किसी के साथ भी मतलब अलग हो जाएँगे, लेकिन फिर वो साथ में फिर से जोड़े बना सकते हैं। हम्म। और थर्ड था सर वो स्वतंत्र अपवहन का नियम में कि मतलब किसी भी फैक्टर का कोई भी एलील किसी भी फैक्टर की किसी भी एलील के साथ, मतलब जैसे कोई भी दो गुण है, किसी भी जैसे कोई क्रॉस हो रहा है, उसमें दो गुण है, जैसे उसका रंग है और जैसे उसकी ऊंचाई है, तो मतलब उनके दो अलग अलग कारक होंगे, तो कोई भी हम्म। कारक किसी भी कारक के साथ जोड़ा बना सकता है। हम्म। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? तो देखो, जो मेंडल ने जो भी अपना लॉ दिया था उसमें वो एक चीज के लिए लकी थे कि जो भी वो फैक्टर लिया या जो भी कैरेक्टर लिए उसमें वो सिर्फ एक ही फैक्टर से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको हम लोग एक ही चीज फैक्टर से जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं, चाहे वो कोई से भी हो, जो अपने से कोई भी ले लो, मान लो अपने स्किन का कलर, हालांकि वो इस चीज में फिट नहीं बैठता स्किन कलर, लेकिन फिर भी मान लो स्किन का कलर, इसको हम लोग सिंपल लें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो हो सकता है स्किन का कलर किसी एक पर्टिकुलर जीन के कारण जो है वो नहीं होता हो, ठीक है। किस बहुत सारे या एक से ज्यादा जीन जो है वो उसका जो भी आउटकम आता है, जैसे मान लो लेते हैं कि हम लोग को, अगर हम लोग ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो बनता है, उस पायरुवेट को के कारण जो है, उस पायरुवेट के कारण कोई एक कलर आता, मान लेते हैं, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि उस पायरुवेट के कारण एक कलर आता, तो इसका मतलब ये है कि कोई पायरुवेट के कारण जो कलर आता है, तो पायरुवेट प्रोडक्शन के लिए जितने भी एंजाइम्स की आवश्यकता होती है ग्लाइकोलिसिस में, उनमें से सभी जीन्स को क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक जीन भी ऐसा है जो म्यूटेट कर जाता है या उसमें से कोई एक जीन भी अपना काम जो है वो नहीं कर पाता, तो जो है वो पायरुवेट का प्रोडक्शन नहीं होगा, और पायरुवेट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर जो भी सेल है, उस सेल में उसका जो है वो फिनोटिप या फिनोटाइप या फिनोटिपिक कैरेक्टर या ट्रेट या फिर जिसको हिंदी में कह रहे हैं लक्षण, वो चीज जो है वो नजर नहीं आती। तो इसीलिए जैसे अभी तक हम लोग जब पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि एक जीन नहीं हुआ तो ये चीज, या एक फैक्टर नहीं था तो उससे वो चीज। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई एक कैरेक्टर जो है या एक लक्षण जो है वो एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है, यानी सभी जीन को समान रूप से जो है वो एक्सप्रेस होने की आवश्यकता है। अगर कोई भी एक जीन जो उस लक्षण को पैदा करता है वो जो है अगर उस समान रूप से जो है वो ना पैदा होकर के थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो, तो वो वाले लक्षण जो है वो प्रॉपरली पैदा नहीं होंगे। तो जीन इंटरेक्शन क्या है? जीन इंटरेक्शन ऑकर व्हेन टू और मोर डिफरेंट जीन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ सिंगल ट्रेट, ठीक है। तो दो जो है फैक्टर हैं और एक सिंगल ट्रेट है। अब एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर जैसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने मान लिया था क्योंकि दो जीन थे या दो फैक्टर थे, तो उसमें दो कैरेक्टर हो जाते थे, जैसे राउंड रिंकल,
ठीक है, दो कैरेक्टर थे, राउंड रिंकल एक कैरेक्टर, और येलो और व्हाइट उसी में। तो जो सीड का जब दो फैक्टर लेते थे तो सीड को कैसे लिखते थे, येलो राउंड या फिर येलो रिंकल्ड, ऐसे। तो उसमें दो कैरेक्टर को लिखते थे। अब हमको ये मान के चलना है कि जब हम लोग दो फैक्टर या दो जीन लिखेंगे तो उससे सेम सिर्फ एक, या तो वो येलो कलर बनाएगा या व्हाइट कलर, और येलो और व्हाइट दोनों, मतलब येलो कलर को बनाने के लिए दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस टाइम पे हम ये मान के चलते थे कि एक ही। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप RRYY ऐसा कुछ लिखें तो इस बार में एक ही जो है वो फिनोटाइप लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जीन इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो दो दो या दो से अधिक जीन एक सिंगल जो है वो ट्रेट को जो है वो निर्धारित करेंगे। फिलहाल हम लोग हैं ये जीन इंटरेक्शन वाले में सिर्फ दो जीन की ही बात करेंगे। जैसे स्किन कलर में बोल रहा था, वो मल्टी जीन है, उसमें एक मतलब दो से भी बहुत ज्यादा जीन्स अवेलेबल होते हैं। आमतौर पे उसमें 5 पेयर ऑफ जीन्स हैं, जो अपना जो स्किन का कलर है उसमें। इंटरेक्शन बिटवीन एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन्स, तो एलिलिक मतलब सेम, मतलब आइदर इन सेम क्रोमोसोम और इन डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो दो जिन जीन्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम में हो। वो जीन्स जो है वो हमारे जितने भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से किसी भी क्रोमोसोम में कोई सा भी जीन अवेलेबल हो सकता है। इंटरेक्शन हम कह तो जीन इंटरेक्शन रहे हैं, पर जीन आपस में रहे हैं, कौन इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो जीन का जो प्रोडक्ट बन रहा है। और उस प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो बनता है वो कोई एक पाथवे को जो है वो सीक्वेंस में चलाने के काम आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो वाई जीन इंटरेक्शन, मतलब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मोर देन टू एलिल्स किसी पर्टिकुलर सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, डोमिनेंस ऑफ वन एलिल ओवर अनदर मे नॉट बी कंप्लीट। हो सकता है कि हम कह रहे हो कि अभी तक जब हम मेंडल में पढ़ रहे थे तो हम मान के चलते थे कि कोई एक कैरेक्टर जो है वो पूरा पूरा जो है वो किसी दूसरे अपने ही जो साथी जो एलील था उस पे जो है पूरा पूरा जो है वो क्या होता था, डोमिनेंट होता है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा नहीं कर पाता हो, उससे जो है वो पूरा पूरा डोमिनेंस जो है वो आता नहीं हो। अभी जो है वो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में ही ये चीज आ जाएगी। दो या दो से ज्यादा जीन जो है वो सिंगल ट्रेट को जो है वो करते हो। जैसे ये पाइरुवेट सबसे आसान तरीका है, पाइरुवेट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है तो उस चीज को समझेंगे। क्योंकि कोई भी अगर फिनोटाइप टाइप हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई मेटाबॉलिक पाथवे से कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। The expression of trait may be dependent on the interaction of two or more gene, ये क्लियर है, on the interaction of gene with non-genetic factor और both। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जीन से नहीं बल्कि कुछ बाहर के वातावरण से भी कोई चीज जो है वो प्रभावित होती हो, या फिर वो सेल का जो नीचे है या जिस पर्टिकुलर कंडीशन में वो सेल है उस जगह से भी वो जीन का एक्सप्रेशन जो है वो आता हो, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन के रूप में भी समझते हैं। तो वो चीज भी जो है वो मतलब समझना हो तो उसके लिए जो है वो जीन एक्सप्रेशन को, सॉरी, जीन इंटरेक्शन को जो है वो जानने की आवश्यकता होगी। हम लोग जब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे थे तो हम लोग डोमिनेंट को किसको कहते थे कि यदि कोई जीन, या अभी जीन कह रहे हैं पर हमको कहना चाहिए यदि कोई फैक्टर ऐसा है जो होमोजाइगस कंडीशन में जो है वो कोई फिनोटाइप कैरेक्टर देता है, और साथ ही साथ अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, साथ ही एक वर्ड और जोड़ लो हेट्रोजाइगस के साथ में, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस, ठीक है, तीन चीजें होती है, होमोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस होता है, हेमीजाइगस होता है। होमोजाइगस मतलब अगर दो जो एलील हैं, एक पर्टिकुलर सेल में दो एलील होंगे, दो दो क्रोमोसोम्स जो उसके क्रोमोसोम पेयर में दो अलग अलग, तो अगर वो समान है तो उसको हम लोग कह रहे थे होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस कह रहे थे अगर वो दोनों अलग अलग हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो उसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब होता है कि जो दो क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें से किसी एक में ही वो जीन है, मतलब वो पर्टिकुलर ट्रेट को निर्धारित करने वाला जो भी फैक्टर है या जो भी एलील है वो किसी एक क्रोमोसोम में है, दूसरे क्रोमोसोम में उसका जो भी साथी है चाहे डोमिनेंट हो रिसेसिव हो कोई भी मौजूद नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर इज प्रेजेंट विद इन द सेल। तब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, जैसे
हमारे अपने, अगर हम लोग अपने मेल को देखें तो एक्स क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स अवेलेबल हैं अब हमारे जो मेल हैं उसमें, वो सारे के सारे किस कंडीशन में है? हेमीजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, हेमीजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि उसका कोई भी एक्स क्रोमोसोम का कोई दूसरा पेयर नहीं है, तो कोई दूसरा पेयर ही नहीं है तो उसके लिए कोई दूसरा जो है वो क्रोमोसोम, मतलब कोई दूसरा जीन्स ही मतलब अवेलेबल नहीं है। तो उससे उस वाले फैक्टर को अगर हम लोग कभी कंसीडर करेंगे तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? फिर वहां पे हम होमो नहीं बोलेंगे, हेट्रो नहीं बोलेंगे, वो कंडीशन हो जाएगी हेमीजाइगस कंडीशन। तो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो जो होमोजाइगस कंडीशन में जो है वो आ जाता है, या फिर हेमीजाइगस कंडीशन में भी आ जाता है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आ जाता है, तब उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। कोई ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में आता हो किसी पर्टिकुलर फैक्टर के, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं आता है और हेमीजाइगस कंडीशन में नहीं आता है, यानी एक ही जीन अवेलेबल है तब भी नहीं आता है, तब उस फैक्टर को हम लोग कहेंगे रिसीसिव। ठीक है, डोमिनेंट और रिसीसिव के यही मतलब हुए। यहाँ पे जब हम लोग डोमिनेंट कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो वाला जीन 100% डोमिनेंस रखता है। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है सामान्य रूप से जो फिनोटाइप जो है वो किसी पर्टिकुलर फैक्टर के कारण आते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं वाइल्ड टाइप कैरेक्टर। बाद में म्यूटेशन से उसमें जो है वो कुछ बदलाव होते हैं। तो म्यूटेंट एलील जिसमें म्यूटेशन होने के पश्चात या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के बदलाव के पश्चात जिसमें जो है वो जिसमें जो है वो फिनोटिपिक कैरेक्टर कुछ बदल जाते हैं, तो उसको कह देते हैं हम लोग म्यूटेंट एलील। एक कंसेप्ट होता है हैप्लो सफिशियंसी, एक होता है हैप्लो इनसफिशियंसी। यहीं से जो हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें यहां से आएगी। जो मेंडल कहता था, वो मेंडल जो था वो उसका जो सारे लॉ थे वो हैप्लो सफिशियंसी इस जो कंसेप्ट है या इस अवधारणा पे जो है वो बेस्ड था। वो कहता था कि एक फैक्टर अपने आप में सफिशियंट होता है किसी काम को करने के लिए। तो अगर कोई जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है तो डिस्पाइट कि वो जो है हेट्रोजाइगस में हो, होमोजाइगस में हो या फिर हेमीजाइगस, किसी भी कंडीशन में हो, वो अपने आप में सक्षम है अपना जो भी कैरेक्टर है उसको लेके आने के लिए। हैप्लो इनसफिशिएंट वो फैक्टर्स होते हैं जो तभी जो अकेले जो है वो सक्षम नहीं है किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को या पर्टिकुलर किसी ट्रेट को या पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को किसी इंडिविजुअल में या किसी सेल में, किसी प्लांट में, जहां पे भी लेके आना हो वहां पे लाने के लिए उनको हमेशा ही किसी दूसरे जीन्स की जो है वो अवेलेबिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो दूसरे जीन्स वहां पे नहीं है तो फिर वो कंडीशन वो जो है वो कुछ मीडियोकर टाइप का जो है रिस्पॉन्स देंगे, कंप्लीट जो है वो डोमिनेंस शो नहीं होगा, तो उसको कहते हैं हैप्लो इनसफिशियंसी। तो हम लोग अभी जो जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं ये पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सी जगहों पे हैप्लो इनसफिशियंसी है, यानी कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोई जीन जो है अकेले डिसाइड नहीं कर पाता, उसको डिसाइड करने के लिए किसी दूसरे जीन्स की भी आवश्यकता पड़ती है। म्यूटेशंस होने के कारण भी ये जो है इफेक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन जो है नॉर्मल जीन के फंक्शन को डिसरप्ट कर देता है पहला, तो दूसरा वाइल्ड टाइप एलील को म्यूटेंट एलील में बदल देता है, तो हो सकता है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी जो काम वो करता था वो काम ना करे, या फिर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, कोई काम उसमें सामान्य रूप से नहीं होता था। मान लो फ्लावर कलर पहले व्हाइट बनता था, म्यूटेशन हो गया पिंक कलर के फ्लावर बनने चालू हो जाए, तो गेन ऑफ फंक्शन जो है वो हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकते हैं। इसमें मैं जो भी एग्जाम्पल बनाऊंगा वो मोनोहाइब्रिड के हिसाब से बनाएंगे, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से। तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तब माना जाएगा जब मान लो कि हम लोगों का जो है प्योर जो था वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था रेड, जो आता था हमेशा होमोजाइगस, जब फैक्टर जो है होमोजाइगस डोमिनेंट फैक्टर्स अवेलेबल हो। एक दूसरा आता रहा होगा व्हाइट, जब जो है वो क्या हो, होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर रहे दोनों। जब हम लोगों ने F1 जनरेशन कराया तो दोनों के बीच का कलर आ गया, कौन सा कलर आ गया? पिंक कलर आ गया। और वापस से जब F1 जनरेशन का सेल्फ जो है वो पॉलिनेशन हुआ या सेल्फ जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वापस से जो हम लोगों को फिनोटाइप का कैरेक्टर मिला यानी रेड, व्हाइट और पिंक,
ये जो है एग्जैक्टली कौन सा होगा, यानी फिनोटाइप का जो भी रेशियो मिलेगा वो एग्जैक्टली होगा किसके इक्वल, जीनोटाइप के। तो यहाँ पे एक जो चीज हम लोग एज्यूम कर सकते हैं वो ये कि ये रेड कलर जो है वो मतलब क्या कहें, रेड कलर जो है वो बन तो रहा था लेकिन उस सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पा रहा था ताकि जो है वो बहुत अच्छे से उसका लक्षण जो है वो प्रदर्शित करें, या जो है वो फीका फीका सा बन रहा था। इसको अगर जो है वो किसी को मतलब किसी को अगर इस चीज को समझना हो, इस जो इसको, तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई मतलब अगर इसका जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन देना हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो उसको इस तरीके से दे सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन उसको जो है उसको जो है किसी एक जीन से वो बेसल लेवल का जो प्रोडक्शन हो रहा था, तो बेसल लेवल का अगर प्रोडक्शन दो जीन से हो जाए, यानी दो दो जीन से जो है वो उसमें तो इतनी कंसंट्रेशन में जो है वो कलर प्रोड्यूस होगी या वो पर्टिकुलर पिगमेंट उस कंसंट्रेशन में बन पाएंगे ताकि उसमें प्रॉपर कलर हो जाए। लेकिन अगर एक ही जीन और वही वो एंजाइम बना रहा है और उससे जो है पिगमेंट, तो वो पिगमेंट उस कंसंट्रेशन में उस पर्टिकुलर सेल में नहीं बन पाते, जिससे कि उस कंसेंट जितने की उस पर्टिकुलर कलर को जो है वो आने के लिए आवश्यकता थी। तो हमेशा यहाँ पे क्या हो गया, हैप्लो इनसफिशियंसी, यानी एक ही जीन था तो उतने कंसंट्रेशन में उस पिगमेंट का प्रोडक्शन नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि अगर दो एंजाइम होते तो ज्यादा जल्दी जल्दी मान के चलते हैं कि पिगमेंट बना लेते, एक ही एंजाइम उसके जो अवेलेबल है तो जो है उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये था अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर जो है वो यही मेंडल का होता तो यहाँ पे जो है पूरा F1 में रेड आना चाहिए था और उसके बाद इधर रेड और व्हाइट का 3:1। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से एक्सेप्शन मेंडल के लॉ का हुआ। किसमें मिलता है ये, मीरा बिलिस जलापा इस वाले प्लांट में देखने को मिलता है। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में एक से ज्यादा जो है वो फैक्टर्स, मतलब दो से भी ज्यादा जो है वो फैक्टर्स जो है वो होंगे, और उसमें से कुछ फैक्टर्स जो है वो डोमिनेंट होंगे और कोई फैक्टर जो होगा वो रिसेसिव होगा, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के कंडीशन में तीन फैक्टर्स होते हैं, एक है आई ए फैक्टर, एक है आई जीरो फैक्टर, और एक जो है आई बी, आई जीरो या आई ओ कहो। इसमें जो आई ओ वाला जो फैक्टर है ये फैक्टर है रिसीसिव, जबकि जो आई ए या आई बी वाला जो फैक्टर है वो है डोमिनेंस। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो हेट्रोजाइगस आई ए आई ओ तो जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर देता है, यानी आई ए जो है वो ओ पे जो है वो डोमिनेंट है, आई ए जो है वो आई ओ पे जो है वो डोमिनेंट है। यहाँ पे मेंडल वाला काम चल रहा है कि आई ए जो है वो आई ओ पे जो है वो डोमिनेंट है, और इसीलिए जो है इसमें जो कैरेक्टर हम लोगों को मिलता है या जो भी ब्लड का जो टाइपिंग करें तो उसमें ए ब्लड ग्रुप मिलता है, होमोजाइगस में तो ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। सिमिलरली आई बी भी जो है वो आई ओ के लिए जो है वो डोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी मेंडल का वो चीज दिख जाता है, और बी जो है वो डोमिनेंट है तो बी ओ में जो है बी और ब्लड ग्रुप ही मिलता है। ओ वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दो रिसेसिव है तो वो आएगा। लेकिन समस्या कहाँ है, आई ए और आई बी, जहां पे आई ए एक डोमिनेंट फैक्टर आ जाए और आई बी जो है वो एक दूसरा डोमिनेंट फैक्टर आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल बन रहे हैं दोनों से बन रहे हैं, और दोनों ही जो है वो ऐसा है कि दोनों ही अपने आप को अपने लक्षण जो है वो दिखा पा रहे हैं, मतलब जब दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो दोनों ही अपना जो भी फिनोटिपिक कैरेक्टर है या जो भी लक्षण है उसको जो है वो प्रदर्शित करें। तो इस तरीके से जब दोनों अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर पा रहे हैं तो ये क्या हो गया, को डोमिनेंस, कि दोनों डोमिनेंट तो हैं अपने एक रिसेसिव एलील के साथ में, लेकिन जब दोनों साथ में आ जाए तो दोनों ही क्या है, डोमिनेंस है, कोई किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को एक और ब्लड ग्रुप मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पे कोई किसी को भी सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर एक चीज होती है लिथल म्यूटेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मैं यहाँ पे रेशियो वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ये रेशियो वगैरह तुमको खुद ही ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप का क्या रेशियो होगा, कोडोमिनेंस में क्या होगा, फिर जो है वो लिथल म्यूटेशन में जो है वो क्या होगा। तो ये सब जो है वो खुद ही तुमको देखना है, मैं इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है तुमको याद करना है। लिथल म्यूटेशन के बारे में एक बात जो है वो क्या बोलें, थंब रूल की तरह जो है वो याद रख लें कि कोई ऐसा
कंडीशन है ये लिथल म्यूटेशन वाला। इसमें ऐसा है कि जब होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जब होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म कर जाएगा डेड, ठीक है। तो अगर हम लोग सामान्य पॉपुलेशन को खोजने जाएं और इसमें तुमको जैसे हमने 3:1 वायबल इज इक्वल टू डेड ये वाला रेशियो जरूर निकाला है, लेकिन अगर इसमें कोई F2 जनरेशन खोजता जिंदा जो भी चूहे या जो भी पॉपुलेशन बचते तो उस F2 जनरेशन में ये 1:2:1 में जो 1 होता वो हमेशा क्या होता, डेड होता। तो उसको जिंदा पॉपुलेशन में कभी वो चीज मिलती नहीं। लीथल म्यूटेशन के साथ में ये प्रॉब्लम है। इवन हमारे जो ह्यूमन में भी अगर देखें तो जैसे पुरुषों में तो नहीं लेकिन महिलाओं में एक चीज होता है जिसको कहते हैं एक्स इनएक्टिवेशन का एक प्रोसेस चलता है, क्योंकि महिलाओं में जो है वो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि हमारी सामान्य जो लाइफ है उसको चलाने के लिए किसी एक एक्स में जो जो भी जीन अवेलेबल है वो जो है वो क्या है, सफिशिएंट है। तो अगर तो डोमिनेंट है तब तो ठीक। लेकिन मान लो कि अगर किसी पर्टिकुलर वुमेन में कोई एक्स का इनएक्टिवेशन नहीं हो पाया, किसी जीन का इनएक्टिवेशन नहीं हो पाया, तो फिर उस वुमेन के लिए सरवाइव करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। आमतौर पे तो ऐसे वुमेन जो है वो क्या करते हैं, डेड कर जाते हैं, मतलब जाइगोटिक कंडीशन में ही जो है वो डेड कर जाते हैं। उसको जो है वो एक्स इनएक्टिवेशन कहा जाता है। उसको इसको इस वाली अवधारणा को हम लोग कहते हैं जीन डोजेस कंपेंसेशन। एक जीन की जो है वो जितना डोज की आवश्यकता है, यानी एक पर्टिकुलर जीन से जो प्रोडक्ट बनता था या जो भी एंजाइम प्रोटीन बनता था, अगर वो सर्वाइवल के लिए जो है वो जितनी आवश्यकता थी उतनी बन रही है, उससे ज्यादा बनना चालू हो जाएगा तो वो सेल क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा, ठीक है। ये तो इसीलिए महिलाओं में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होता है ताकि जीन डोज जितनी आवश्यकता थी उसकी आवश्यकता के लिए कंपेंसेट करने के लिए एक उसका जो है हो जाता है इनएक्टिवेशन, जीन डोजेस कंपेंसेशन। तो इसी तरीके से माउस के साथ में भी है, जो इसका जो कोट कलर या स्किन कलर है, तो हम लोगों को अगर देखें तो अगर मान लो कि एक कोट कलर बनता है येलो कोट और एक व्हाइट कोट, लेकिन ये उस तरीके का है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह की कोई चीज है। तो यहाँ पे इनकम्प्लींसी में जैसे वहां पे पिंक कलर बन रहा था उसी तरीके से अगर ये बनता, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो येलो कलर बनते, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में येलो कलर बनता, और होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो व्हाइट कोट देता। और ये जो डेड हो रहा है ये जनरली होते हैं एगोटी कलर के, तो ये जो है वो कभी भी आते नहीं है। ये जैसे ही इस तरीके से मतलब दो, अगर येलो कोट वाले दो माइस जो है वो करें तो एक तो डेड होना उसमें निश्चित ही है, क्योंकि कोई एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनेगा जिसमें जो है होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, तो वो चूहा हमेशा ही तुमको मरा हुआ मिलेगा और उसका कोट कलर होगा एगोटी, ना तो येलो येलो होगा और ना ही व्हाइट होगा, ठीक है। तो इसको कह देते हैं हम लोग लिथल म्यूटेशन, और लिथल म्यूटेशन भी एक तरीके से किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही लक्षण है। कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो मतलब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वो भी जो है वो किसका एक्सेप्शन हो गया, अपने मेंडल का। क्यों? क्योंकि इस बात से फर्क तो पड़ रहा है कि मतलब डोमिनेंट है या रिसेसिव, लेकिन इस बात से भी फर्क पड़ रहा है कि कोई जो है वो मेल है या फीमेल। क्योंकि अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर जीन है वो जो है वाई क्रोमोजोम में है अगर हमारे साथ में, तो वो कुछ भी हो फीमेल में तो कभी जाने का है ही नहीं। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ पर्टिकुलर जो है वो सेक्स या पर्टिकुलर उस पर ही जो है वो आती हैं, किसी दूसरे पे नहीं आती। तो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट डोंट मीन द फिनोटाइप करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर जीनोटाइप, ठीक है। वो किससे जो होगा, मेल है या फीमेल, उससे जो है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर होमोजाइगस जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट वाला अगर बी है, तो जो भी हमारे जो बाल होंगे वो बाल जो है वो बहुत अच्छे से और प्रॉपर आ सकते हैं, किसमें, बोथ फीमेल में एंड मेल में। अगर है मतलब अगर जो है वो बी एंड मतलब उसी का अगर हेट्रोजाइगस हो जाए, तो
बाल्डनेस जो है वो आता है, मतलब मेल में क्या आ जाता है, बाल्डनेस या गंजापन आ जाता है, लेकिन वही कंडीशन सेम जीनोटाइप जो है फीमेल में जो है वो बाल्डनेस नहीं लेके आ पाता। तो यहाँ पे भी हेप्लो इनसफिशियंसी है, यानी कि ये जो बी है ये जो है वो यहाँ पर तो बाल पैदा नहीं कर पा रहा है, बी कंडीशन में बाल पैदा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक सामान्य वाला भी मतलब ये आ जा रहा है, मतलब रिसेसिव वाला, तो भी बाल्डनेस या गंजापन आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में गंजापन आ रहा है, महिलाओं में गंजापन नहीं आ रहा है। मतलब महिला तो गंजी अच्छी लगेंगी भी नहीं, तो जो है वो मतलब महिलाओं में जो है वो गंजापन नहीं आ रहा, वो जो है वो एक तरीके से नेचुरल कंडीशन है। जबकि अगर उसी का रिसेसिव कंडीशन है तो भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में जो है वो गंजापन आएगा, महिलाओं में गंजापन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि जीनोटाइप कौन सा है, इस बात से फर्क पड़ रहा है कि जो है वो सेक्स कौन सा है। तो डेफिनेटली हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी इसमें मतलब जो भी इसमें जो है वो एंजाइम जो एक्सप्रेस करके जो भी प्रोडक्ट बनाता हो, उस प्रोडक्ट को काउंटर करने के लिए कोई सेक्स डिटरमाइन करने वाला जो क्रोमोजोम है, उसके पास कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है और वो कुछ ऐसी चीज बना रहा है जो इसके जो स्मॉल बी से जो बनने वाला जो एंजाइम है उसको जो है वो काउंटर कर दे रहा है, या उसके इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, जो है वो रोक दे रहा है। ठीक है, तो एक में जो है वो डोमिनेंट है और दूसरे में जो है वही चीज जो है वो प्रॉपरली व्यवहार नहीं कर पा रहे, तो सेक्सुअल जो है उसके हिसाब से जो है वो प्रॉपर ये चीजें जो है वो डिसाइड हो जाती है। कुछ होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंट या फिर वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। तो पेनिट्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है पेनिट्रेशन का, वो है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, क्या वो फैक्टर मतलब एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जितनी भी कोशिकाएं होती है, क्या उसके सभी सेल में कोई एक फैक्टर उस समान रूप से जो है अपने जो भी ट्रेट है या जो भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर है उसको ला पाता है या नहीं। तो कई बार क्या होता है कि समान रूप से ना होकर के उसमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, जैसे ये पॉलीडेक्टाइली वाली कंडीशन की कोई उंगली छोटी रह जाए या फिर कोई एक एक्स्ट्रा जो है वो उंगली, मतलब उंगलियों का जो भी नंबर में जो वेरिएशन आएगा उस तरीके। पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है एक उंगली एक्स्ट्रा हो जाना। इसी में एक और क्या डेक्टाइली, क्या तो है यार पॉलीडेक्टाइली, और उसमें जो है वो उंगलियां जो है वो क्या होंगी, छोटी रह जाती हैं, कोई एक उंगली जो है वो छोटी रह जाती है। ठीक है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस मतलब प्रॉपर उस जीन का जितना एक्सप्रेशन होना चाहिए था उतना एक्सप्रेशन उस जगह पे नहीं हो पाया। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी भी होती है, मतलब अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो कि इस वाले महिला की आंखों को देखो, तो एक आंख जो है वो है क्या है, भूरा, और दूसरा आंख क्या है, नीला। तो ये एक तरीके का सिंड्रोम है जहाँ पे जो जीन्स हैं या जो भी मान ले कि कोई अगर डोमिनेंट हो तो भी या रिसेसिव हो तो भी, वो जो है वो कंप्लीटली जो है वो अपना जो फिनोटाइप है उसको नहीं लेके आ पा रहा है। दो अलग अलग जो जहाँ पे उसका जो भी फिनोटाइप आता है वहां पे वो जो है वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करके डिफरेंट तरीके से लेके मतलब फिनोटाइप जो है वो आ रहा है। इस सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं वार्डेनबर्ग सिंड्रोम। और इसमें ये चार तरीके की चीजें आती हैं। हियरिंग लॉस मतलब सुनने की क्षमता की कमी, दोनों जो अपने कान होंगे उसमें जो है वो अलग अलग तरीके से होगा। डिफरेंटली कलर्ड आईज, दोनों आंखों का कलर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब इस तरीके से किसी व्यक्ति का हो जाए तो उसको तो बहुत अलग तरीके से लोग देखेंगे। हेयर में जो है वो एक वाइट, मतलब एक मान लो पूरा काला सा हेयर है लेकिन कोई पैच बन गया जो वाइट तरीके का है। और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, तो पहले से ही जो है वो वाइट होना जो है वो चालू हो जाए बहुत ही छोटे उससे। इसमें सबसे जो कॉमन है वो है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। तो नोट आजकल तो देखो बच्चों के भी जो है बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं, तो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। हालांकि इसका एक दूसरा रीजन जो कुछ जो बाहरी जो हमारे शरीर में हो रहा है उसका एक रीजन तो एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन का भी फर्क पड़ता है। अब जो एक चीज है वो है जीन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। बट आई थिंक इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट चीज है प्लियोट्रॉफी। जब कोई एक जीन बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर का निर्धारण करे तो उसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉफिक जीन। और जो ये घटना होती है या जो चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो यहाँ पे नोटिस करो, एक सिंगल जीन है, प्लियोट्रॉपी होगा तो प्लियोट्रॉपी से जो है वो मल्टीपल ट्रेट बन सकते हैं। मतलब
एक ट्रेट ए यही बना सकता है, ट्रेट बी, ट्रेट सी। एक ही जीन उससे जो है वो कई डिफरेंट टाइप के जो है वो फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस जैसा कि अपना ये सिकल सेल डिसीज होता है, तो सिकल सेल डिसीज एक तरीके का कैसा डिसीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये सब लोगों के लिए होमवर्क है कि ग्लोबिन जीन के कौन से पोजीशन का जो ग्लूकागॉन है, या सॉरी ग्लूकागॉन, ग्लूटामेट जो है वो चेंज होता है। ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये जो सिकल सेल डिसीज होती है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके कौन से कंडीशन में जो है वो ग्लूटामेट जो है वो चेंज होता है। तो ये जो ग्लोबिन जो होता है वो क्या है, एक तरीके का ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है। अब देखो ये जो सिंगल जीन है इससे कौन कौन से ट्रेट प्रभावित हो रहे हैं, तो तुमको आइडिया लगेगा। ट्रेट ए कौन सा, रेड ब्लड सेल का शेप जो है वो बदल गया। ठीक है, सिकल सेल में क्या, रेड ब्लड सेल का शेप बदल गया। दूसरा ट्रेट हम लोग क्या माने, उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बदल गई। तो शेप भी बदल गया, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी भी बदल गई। तो जब इस तरीके से कोई एक जीन के कारण जो भी लक्षण आए वो लक्षण एक से ज्यादा होंगे, तो उसको हम, उस घटना को हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉफी। और जो जीन है उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, कि दो अलग अलग कैरेक्टर को उसने अकेले ही क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। सेल शेप को भी कर दिया और उसकी जो भी मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी, दोनों ही जो है उससे प्रभावित हो गई। देन एक नेक्स्ट चीज है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि अगर कोई एक जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो कोई दूसरा जीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में भी होगा तो भी उसका जो इफेक्ट है वो जो है वो तुमको दिखेगा नहीं, भले वो डोमिनेंट में है या नहीं। तो दूसरे किसी जीन को अपना डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाने के लिए ये अनिवार्य है कि जो जीन एपिस्टेटिक जीन, या जिसको हम लोग एपिस्टेटिक जीन कह रहे हैं, वो एपिस्टेटिक जीन जो है वो रिसेसिव कंडीशन में रहे, या उस एपिस्टेटिक कंडीशन से जो है वो किसी एंजाइम या जो भी उसका प्रोडक्ट होता है वो जो है वो बनना चालू ना करे। तो एपिस्टेसिस क्या होता है, एन एलील ऑफ वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन एंड एक्सप्रेसेस इट्स ओन फिनोटाइप इंस्टेड। तो उसमें क्या है कि अब ये डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में जैसे मान लो हम लोग येलो एंड राउंड, इसको हम लोग मानते थे डोमिनेंट, लेकिन अगर कोई कह दे कि जब तक येलो कलर रहेगा तब तक तो राउंड आएगा ही नहीं। ठीक है, येलो कलर क्या जब तक रहेंगे तब तक तो राउंड, तो येलो कलर क्या कर रहा है, किसी तरीके से राउंड को मास्क करके रख रहा है, उसके जो उस कंडीशन को आने हुए नहीं दे रहा है। तो उस जीन को, जो दूसरे जीन के लक्षण को जो है वो मास्क करके रखता है, उसको जो है आने नहीं देता। तो ऐसे जो जीन है उनको कहते हैं एपिस्टेटिक जीन, और जिस जीन के उसको जो है मास्क कर रहा है उसको कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन, और इस घटना को कहते हैं एपिस्टेसिस। तो अब अभी तक हम लोग सिंगल वाले जो है वो देख रहे थे, अब जब एपिस्टेसिस आया तो हमको समझ में आ गया कि दो जीन होंगे लेकिन कैरेक्टर कौन सा होगा, एक ही होगा। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं। नो इंटरेक्शन, तो हम लोग को आइडिया है मेंडल का सामान्य रेशियो 9:3:3:1। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, यानी दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट होगा तो भी काम चल जाएगा, 9:7। मतलब ये जो है वो रेशियो सबको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या रेशियो आएगा, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में क्या रेशियो आएगा, डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन में क्या रेशियो आएगा, रिसेसिव में एपिस्टेसिस में क्या आएगा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या आएगा, डोमिनेंट सप्रेशन में क्या आएगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की बात करें, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में मान लो कि कोई एक फ्लावर का कलर है, वो फ्लावर का कलर जो है पर्पल, और दूसरा उसी का जो रिसेसिव वाला मान लेते हैं हम लोग व्हाइट, यानी पर्पल अगर सारे जो है वो डोमिनेंट होंगे सभी के तो पर्पल आएगा, और दूसरा हो गया व्हाइट। अगर इन दोनों मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक भी, मतलब अगर समझे हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर है पर्पल, दोनों में से कोई एक भी जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में नहीं है, यानी डबल सी हो लेकिन दोनों स्मॉल पी हो, या फिर डबल पी हो लेकिन दोनों स्मॉल सी हो, कोई एक भी जो है वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों ही एक दूसरे के फंक्शन को या दोनों ही एक किसी एक पर्टिकुलर लक्षण को लाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। दोनों में से कोई एक का भी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो वाला डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आ पाएगा। जैसे अगर हम लोग इसमें से
व्हाइट वेराइटी दोनों के मतलब ले लें, डबल सी, डबल स्मॉल पी और डबल स्मॉल सी और डबल पी, तो इससे पर्पल कलर आ जा रहा है। क्यों पर्पल कलर आ रहा है? क्योंकि F1 जनरेशन में जो मिला उसमें एटलीस्ट दोनों ही जीन के एक एक जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर अवेलेबल हैं। तो इस वाले 9:7 रेशियो को तब प्राप्त होता है कि एटलीस्ट जो है वो दोनों के जो है क्या होने चाहिए, एटलीस्ट जो है वो एक एक जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होने चाहिए। तो जहां जहां पर्पल लिखा होगा उसमें नोटिस करो कि कम से कम दोनों का एक एक जो है वो डोमिनेंट वाला जो है फैक्टर अवेलेबल होगा। दोनों में से एक भी अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कैरेक्टर नहीं आ पाता और फ्लावर हो जाता है व्हाइट। तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये अगर पाथवे से समझाना है तो ये है पाथवे कि प्रिकर्सर 1 अगर सी बनाता है, प्रिकर्सर 2 पी बनाता है, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की प्रेजेंस में पर्पल कलर आता है। तो दोनों में से कोई एक भी अगर एब्सेंट हो गया, ये एब्सेंट हो गए, ठीक है, तो या दोनों एब्सेंट हो गए तो कभी भी जो है वो कलर नहीं आ पाएगा। ओके, ये पाथवे में ये जो कलर बनाने वाला जो पाथवे है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों को ही एक दो प्रेजेंट होना आवश्यक है, नहीं तो चीजें जो है वो नहीं बनेंगी। दूसरा है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, यानी दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो हमेशा जो है वो कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है तो प्रिकर्सर 1 मतलब एक जीन है जो पी एंजाइम बनाता है, दूसरा आर एंजाइम बनाता है, तो प्रिकर्सर 1 से एंथोसाइनिन पर्पल बन रहा है। दूसरे वाले में सिर्फ पी है तो एंथोसाइनिन बन ही जा रहा है क्योंकि पी वाला एंजाइम जो है एंथोसाइनिन बना दे रहा है। तीसरे वाले में आर वाला एंथोसाइनिन बना दे रहा है पर्पल। सिर्फ और सिर्फ कहां पे नहीं बन पाएगा, जब जो है वो दोनों एब्सेंट होंगे। तो क्या हुए, डुप्लीकेट जीन। दो जीन तो दो हैं लेकिन उनका जो भी प्रोडक्ट बनता है या जो भी एंजाइम बनता है वो सेम सबस्ट्रेट को जो है वो सेम सबस्ट्रेट से जो है वो समान तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, यानी अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एंथोसाइनिन। तो सभी में जो है पर्पल कलर, दोनों में से कोई एक भी अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, पर्पल कलर। तो उसमें जो है वो ये वाला रेशियो मिलता है, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन, अगेन अगर जो है वो दोनों के डोमिनेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे तभी ये वाला कैरेक्टर आएगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन। रेशियो अभी भी वही है 9:6 यहाँ पे 1 अलग आ जाता है क्योंकि जैसे पहले वाले में 9:7 था तो यहाँ पे एक 1 अलग आता है क्योंकि दोनों में से कोई एक तो जो है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए तभी जो है वो आएगा कैरेक्टर। तो इसलिए इसको अगर हम लोग को अगर एक्सप्लेन करना हो तो देखो, अगर प्रिकर्सर 1 है, ठीक है, ये प्रोटीन ए बनाया, प्रिकर्सर बी प्रोटीन बी बनाया, तो एक पर्टिकुलर कोई चीज आएगी। ठीक है, ये जो है वो कोई एक पर्टिकुलर कलर आएगा। जो जो भी अगर दोनों में से एक भी जो है वो डोमिनेंट है, तो देखो यहाँ पे दोनों में से कोई एक डोमिनेंट है तो जो है इस तरीके का कलर बन रहा है, तो 9। तो ये उसी तरीके का है डोमिनेंट, तो डोमिनेंट के बीच में जो है वो जीन इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर दोनों में से एक एक सिंगल सिंगल ही प्रेजेंट है, दोनों में से सिंगल दो जो डिफरेंट फैक्टर है उसके सिंगल सिंगल वाले ही जो है वो अपना कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो कोई दूसरा शेप आता है। मतलब प्रॉपर ये जो शेप आना चाहिए था मखने, ये जो है मखने को अगर लें तो प्रॉपर जो है वो शेप आना चाहिए था, वो शेप नहीं आ पाता, उसकी वजह इस तरीके का शेप आ जाता है। और दोनों में से कोई भी प्रोटीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में नहीं होगा तो उसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो ये है अपना डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन। रिसेसिव एपिस्टेसिस, जैसे कोई अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कोई जो है अगर डोमिनेंट कंडीशन में हो तब जो है वो जो है किसी दूसरे जीन को जो है वो मास्क कर पाता था। अभी के कंडीशन में क्या होगा कि कोई जीन अगर रिसेसिव कंडीशन में है मान लो, तब वो जो है वो मास्क कर पाएगा किसी के कैरेक्टर को। इस वाले को अगर समझना हो तो ये जो अपना जो डॉग है उसके कलर से समझा जा सकता है कि 3 तरह के कलर है। अच्छा, ठीक है, तो 3 तरीके की कलर होते हैं, एक है ब्लैक कलर का, एक चॉकलेट कलर का, या फिर जो है वो गोल्डन कलर के। तो अगर तो जो है वो जैसे मान लो दोनों ही अपने अपने प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, दोनों ही जो है अपने अपने एंजाइम बना पाते हैं, तो उनसे जो है वो कुछ चीजें जो है वो सिंथेसिस होगी, जो उनका प्रोडक्ट सिंथेसिस होगा वो लेके आता है ब्लैक कलर।
तो दोनों में से कोई एक भी अगर अवेलेबल है डोमिनेंट कंडीशन में, तो जो है ब्लैक कलर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि मतलब इसमें जो है रिसेसिव से समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन है तो गोल्डन आता है, ये तो अपने को समझ में आ गया। लेकिन देखो प्रिकर्सर एम या प्रिकर्सर पी दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट होता, मतलब यहाँ पर अगर पहले वाले के हिसाब से देखें तो इसका कलर भी क्या आना चाहिए था, चॉकलेट आना चाहिए था। अगर दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, तो जैसा हम लोग इससे पहले देखे थे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते या इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो भी होता, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था, चॉकलेट। लेकिन ये जो है चॉकलेट ना आके ये भी वही लक्षण ला रहा है जो कि ये रिसेसिव जिसमें गोल्डन कंडीशन आ रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा वाला जो जीन है ई वाला, वो रिसेसिव कंडीशन में है। और जब कभी भी ये रिसेसिव कंडीशन में होगा तो बी की वजह से जो लक्षण आते थे इससे पहले, जो सबसे ऊपर डोमिनेंट वाले में जिसमें यूमिलेनिन डिपोजिशन होता था, तो उस चीज को नहीं ले पाएगा। या इसको सिंपल यहाँ से अगर इसका फंक्शन पता चल जाए तो जब सिंथेसिस ही नहीं होगा तो डिपोजिशन किस चीज का होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब सिंथेसिस ही नहीं होगा तो डिपोजिशन किस चीज का होगा। तो यहाँ पे जब ये वाली चीज रिसेसिव में आ गई तो दूसरा वाला डोमिनेंट है। सर आवाज नहीं आ रहा सर। तो भी उस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है डिपॉजिट करने वाला। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, तो एक लास्ट चीज बच गई रिसेसिव एपिस्टेसिस के बाद डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो जैसे हम लोग रिसेसिव पढ़े उसी तरीके से इसका है डोमिनेंट। तो कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो जब कभी भी डोमिनेंट कंडीशन में होगा दूसरे वाले का कैरेक्टर आने नहीं देगा। ठीक है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो जब कभी भी डोमिनेंट कंडीशन में होगा, तो मान लो यहाँ पे कलरलेस प्रिकर्सर से डार्क रेड बनाने के लिए कोई एक जीन की मान लो की आवश्यकता होती थी, उसका जो है वो ये इनहिबिटर टाइप का है डीन। तो जब जब कभी भी ये जो है वो कहीं पर भी डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो वहां पे आने नहीं देगा। तो कहाँ कहाँ पे नहीं आने देगा, कोई भी एक जगह पे, डी डब्ल्यू वाले में, और इसका जो है सर कैपिटल। स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी रिसेसिव एपिस्टेसिस, उसी तरीके से ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का ये वाला रेशियो आता है। और जैसे वहां पे कोई चीज था जो रिसेसिव होमोजाइगस था, तो वो दूसरे के लक्षण को जो है वो आने नहीं देता था, क्योंकि कोई प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसको कैसे डिपोजिशन होगा, उस तरीके का वो एग्जाम्पल था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग मान के चलें कि मतलब कोई चीज है, ये जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, मतलब यहाँ पे व्हाइट को जो है हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर नहीं समझे ना। व्हाइट यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर, जो व्हाइट कलर है यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कैरेक्टर है, ना कि रेड कलर।
तो जो यहाँ पे जो चीज है, तो पहला वाला जीन बना देता है डार्क रेड और दूसरा वाला बनाता है क्या, पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको व्हाइट कलर में करवा देता है। तो देखो अगर जो है वो डार्क रेड कलर बन रहा है और डार्क रेड का जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाए, ठीक है, तो कौन सा कलर बन पा रहा है, व्हाइट। ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो कौन सी चीज बन रही है, व्हाइट। सिमिलरली रेड लाइट मतलब रेड कलर उतना डार्क नहीं बन पा रहा है, अगर पहला वाला जीन नहीं है तो लाइट मतलब रेड जो है उतना नहीं बन पा रहा है, तो अगेन यहाँ पे तो व्हाइट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करने की जरूरत नहीं, पूरी जो है वो लाइट मतलब व्हाइट कलर ही बनेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं पहला वाला जो है वो तो है जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा वाला रिसेसिव हो गया, यानी यहाँ पे जो डोमिनेंट है ये किसी तरीके से इसके जो जो भी इफेक्ट होता है या रिसेसिव जो होता है इसको जो है वो पिगमेंट, तो ये पिगमेंट को प्रॉपरली क्या होगा, फैला नहीं पाएगा। और क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला प्रोडक्ट नहीं बना, पिगमेंट को प्रॉपरली फैला नहीं बना, तो जो पहले वाले की वजह से जो डार्क रेड कलर आता है वो डार्क रेड एज इट इज रह जाता है। अगले वाले में तो डार्क रेड ही सिंथेसिस नहीं होगा, तो अगेन जो है वो हल्का सा लाइट रेड टाइप की कोई चीज आती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस, की जब कोई डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो जो है वो तुमको एक अलग तरीके की चीजें मिल रही है, मान ले इसका जो भी इफेक्ट होता है या ये जो फैलाता है वो वाला कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो ये हो गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो इसके साथ में डोमिनेंट सप्रेशन, यानी दोनों में से कोई एक भी अगर डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो वो जो है उस चीज का क्या कर देगा, सप्रेशन। तो इसको बोल देते हैं डोमिनेंट सप्रेशन। जैसे ये जो है इसकी कलगी, तो इसमें ये रेशियो सभी के याद होने चाहिए और जो है वो रेशियो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तुमको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसमें हम लोगों ने कौन सा कंडीशन पढ़ा है, बस ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। अगर डोमिनेंट बोल रहे हैं या रिसेसिव बोल रहे हैं या जो भी हम लोग बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, तो वो चीज क्या है उसके हिसाब से तुम लेट्स एज्यूम करके कोई सा भी उदाहरण दे सकते हो। एग्जैक्ट किताब में जो उदाहरण लिखा है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ये हमारा जीन इंटरेक्शन ओवर हो गया है। सर ये लास्ट वाला जो अभी चिकन वाला बता रहे हैं, जो वो वाला एक बड़ा नहीं आया सर, थोड़ा सा अरे मैं बंद कर दिया, एक मिनट। और तब तक किसी और का कुछ हो जब तक मैं ये ओपन कर रहा हूँ। सर। हाँ जी, सर एपिस्टेसिस को एक बार रिपीट कीजिए सर। कोई बता दो यार एपिस्टेसिस का मीनिंग। क्लोज क्लोज क्लोज। एपिस्टेसिस का मतलब है, जैसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलूं तो जब तक तू घर में अकेले रहता होगा तो अपने हिसाब से काम करता होगा, तेरे घर में दूसरे छोटे भाई बहन भी होंगे, मजे करता होगा, उनके ऊपर धौंस जमाता होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे फादर आ जाते होंगे तो तुम उस तरीके से काम नहीं कर पाते हो। तो तुम्हारे पिताजी हो गए एपिस्टेटिक जीन, तुम हो गए हाइपोस्टेटिक जीन, और ये वाली घटना हो गई एपिस्टेसिस। समझ में आया? यस सर। तो डोमिनेंट सप्रेशन, डोमिनेंट सप्रेशन का मतलब ये है, देखो यहाँ पे हम दो, यहाँ पे भी जो चिकन का जो जो इसीलिए तुमको अधिकांश चिकन जो है व्हाइट कलर के दिखते हैं, जो भी ब्रायलर वगैरह है। ये जो चिकन का जो व्हाइट कलर है यहाँ पे ये डोमिनेंट है ना, हमेशा ये नहीं मानना है कि व्हाइट है तो रिसेसिव है, तो व्हाइट कलर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है।
दोनों के जो है या फिर जो है व्हाइट कलर जो है किसके एल के हिसाब से डोमिनेंट है, ये अभी देखते हैं कैसे। तो जब कभी भी दोनों जो है वो डोमिनेंट के एक एक भी कॉपी मिलेंगे तो हमेशा जो है पिगमेंट नहीं बनेगा, कोई पिगमेंट नहीं बनेगा। क्यों पिगमेंट नहीं बन रहा है? डोमिनेंट सेपरेशन बोल रहे हैं कि अगर कोई एक डोमिनेंट में है, जैसे कलरलेस प्रिकर्सर से पिगमेंट बन रहा है, बनता होगा, दूसरे वाले कंडीशन में कलरलेस प्रिकर्सर से पिगमेंट बनता है, तो सी वाला जो है, ये वाला जीन या ये वाले फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो जो है वो पिगमेंट बनवाता है, ठीक है। और इस सी का जो प्रोडक्ट है इसको जो है वो इनहिबिट करता है, कौन सा? एल का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ये? तो अगर पहले वाले कंडीशन को देखो, कलरलेस प्रिकर्सर से पिगमेंट बनता, कब बनता? जब ये सी जो एंजाइम है इसका इनहिबिशन नहीं होता। तो ये जो सी एंजाइम है इसका इनहिबिशन कौन करवाता है? एल का प्रोडक्ट। तो जब कभी भी एल का एल जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में रहेगा और उसका जो है प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो पिगमेंट है वो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि एल किसको इनहिबिट कर रहा है? सी एंजाइम को, जो भी सी से जो एंजाइम बनता उसको। तो यहाँ पे पिगमेंट नहीं बना, व्हाइट मिल गया, तो डोमिनेंट कैरेक्टर है। किसका डोमिनेंट कैरेक्टर है? एल वाला का डोमिनेंट का कैरेक्टर। तो जब कभी भी ये डोमिनेंट कंडीशन में होगा, उस पर्टिकुलर जो भी मतलब ये कलर्ड जो चिकन बनते हैं उसको जो है क्या कर देगा? सप्रेशन। लेकिन जैसे ही जहां कहीं भी ये रिसेसिव में है, यहाँ पे रिसेसिव में है, तो यहाँ पे कलर्ड में आ गए, ठीक है। तीसरे वाले में तो पिगमेंट बनाने के लिए ये पहला वाला ही एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो ये तो तुमको व्हाइट मिलेगा ही। चौथे वाले में भी वो एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है उस पिगमेंट को बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और किसी का?